में महेश्वरी समाज के प्रख्यात चिंतक, मोटिवेशनल स्पीकर परम आदरणीय रमेश भाई साहब को इस मंच पर आज आमंत्रित करने जा रहा हूं। उसके पहले मैं भाई साहब को इन दो पंक्तियों से समझा है, उनको इन दो पंक्तियों में पिरोया कि जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती, ऐसी झप्पियां नहीं मिलती, जो गम को गले से लगाकर खुशियां बांट दे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में 1000 मिल जाएंगे, पर दूसरे की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती, आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। मैं इन शब्दों के साथ परम श्रद्धेय आदरणीय रमेश भाई साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूं कि आप आए और महेश्वरी समाज को इस विपदा की घड़ी में अपने परिवार को वह कैसे रखें, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले के विषय में आप अपने यहाँ हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय रमेश भैया। जय महेश, क्या मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करिए। बिल्कुल भैया आ रही है। ताई बिसार दे आगे की सुध ले है एक विषय लेके मैं आपके सामने आया हूँ। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय प्रादेशिक माहेश्वरी सभा ने के तत्वाधान में इसे आयोजित किया है। मदन लाल जी जेठा साहब जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, आज उपस्थित हैं। उनके परिवार के प्रति सबसे पहले संवेदना व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीपक जी, आदरणीय राठी, आप सभी ने मेहनत करके आज के कार्यक्रम को आयोजित किया है। भाई राजकुमार जी, संदीप जी और नारायण जी का मेरे लिए उत्साह की बात है। जो परिचय मेरा दिया गया और जिस उत्साह के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे लिए थोड़ी परीक्षा की घड़ी, यूं तो हम सभी के लिए इस समय परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं। किस तरह के वातावरण में हम अपने आप को तैयार करें, इस वातावरण को समझें और भविष्य की ओर देखें। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। मुझे लगता है हमारे भारतवर्ष में हमारे जितने भी महान संत हुए हैं, हमारे जितने भी भविष्य वक्ता, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से विश्व की गणना की, विश्व की रचना की। तभी तो देखिए ना, सैकड़ों वर्ष पूर्व कविगण, हमारे संत कवि ये लिख कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। सदैव यानी हमें आगे की तरफ देखना पड़ेगा। पर ये मानव मन जो है ये बड़ा बावरा है। ये वास्तव में हर समय अतीत में डूबा रहता है, ये बाहर निकलता नहीं अतीत से। कल जो बीत गया, जो समाप्त हो गया, चाहे घटना हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वातावरण हो, चाहे दुर्घटना भी क्यों ना हो, पर ये मन जो है सदैव अतीत में डूब जाता है, ये बाहर आता ही नहीं है। और जब रहता है तो सुखद कल्पनाएं हैं, उन्हें भी याद करता है तो दुखी हो जाता है कि उस समय तो इतना अच्छा हुआ था पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। यानी सुख को याद करता है तो भी दुखी हो जाता है, और जब दुख को याद करता है तो दुखी रहता ही नहीं। तो होता क्या है, अतीत को बदला जा नहीं सकता, पर अतीत से सबक लिया जा सकता है, अतीत से संदेश लिए जा, अतीत से जीवन को समझा जा सकता है। पर हम करते क्या है कि हर समय अतीत में रह करके या तो जो सुखद बीता था उसे याद करके दुखी होते हैं, या फिर जो दुखद बीता था उन बातों को लेकर के वर्तमान में भी दुखी रहते हैं। ये अतीत छूटता नहीं है, भूतकाल छूटता नहीं है, ये सदैव रह करके याद आता है आदमी को। भाई के साथ ऐसा हुआ, मित्र के साथ ऐसा हुआ, जीवन साथी के साथ ऐसा हुआ, उस समय ये घटा, व्यापार में ये घटा, इससे ये, उससे ये, बातें सदैव मन में चलती रहती है। अब इन्हें बिसारे कैसे? यदि इन्हें छोड़े नहीं तो आगे कैसे बढ़े? और आगे नहीं बढ़े तो अतीत में ही रहे तो फिर क्या नहीं जा सकता। आइए जो अभी की परिस्थितियां हैं इसमें अतीत में चलते हैं। सिर्फ 4 महीने पहले का अतीत याद करते हैं। दिसंबर जनवरी को याद कर, पूरा विश्व दौड़ रहा था, उत्साह था, उमंग था, सब चीजें भरी पड़ी थी। सारी सड़कें, सारी कारें, सारी गाड़ियां, हवाई जहाज, पानी के जहाज, स्तर, व्यापारिक केंद्र, शिक्षा के केंद्र, आमोद प्रमोद के केंद्र, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो कि खाली है। सब जगह सब भरा हुआ था, तो दौड़ रहा था।
स्थिति ये बनी हुई थी कि मानव ने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया था कि हमने प्रकृति को जैसे अपना बना लिया हो। थल नभ तीनों पर हमने कब्जा कर लिया, प्रकृति का खूब दोहन किया। वन उपवन हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पहाड़ हो, मैदान हो, पठार हो, रेगिस्तान हो, सब पर हमने कब्जा कर लिया। मनचाहा आहार बना लिया पशु पक्षियों को। सागर नदियों को हमने इतना दूषित कर दिया था क्योंकि हम मनोरंजन के केंद्र खोल लिए थे। यूँ लगता था कि सागर भी हमारा है, नदियां भी हमारी हैं। नभ को हर समय हमारे कोलाहल करते हुए, प्रदूषण उगलते हुए चारों तरफ वायुयानों की इतनी तीव्र गतियां बनी हुई थी कि आकाश का मार्ग ऐसे लगता था जैसे कि हमने हमारे लिए बना रखा। और संभवतः तभी प्रकृति ने रूप दिखाया, क्योंकि हमने अपने को प्रकृति से बड़ा मान लिया। हमें ये लगने लगा कि कृतियां हैं ये सब हमारी, कृतियां हैं ये सब हमारी। क्या वॉल्यूम बराबर है क्या? कुछ नारायण जी बताएं, वॉल्यूम ठीक है क्या? बराबर आ रहा है भैया, वॉल्यूम ठीक क्या आ रही भैया? क्योंकि अभी एक कंप्लेंट थी कि वॉल्यूम लो है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं वो उनके साइड से होगा भैया, बाकी इधर से बराबर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं उसी जगत में जो अतीत में 3-4 महीने पहले हमारे पास में था। हम दौड़ रहे थे, उत्साह में थे, उमंग में थे। व्यक्ति ने अपने आप को इतना श्रेष्ठ था कि हमने प्रकृति को छोटा कर दिया था। तभी तो देखिए ना, अणु परमाणु के इतने भंडार बना लिए, यूं लगने लगा कि पूरे विश्व को हम कई बार नष्ट कर सकते हैं। रोबोट के रूप में मानव की कृतियां बना ली हमने, चांद सितारों पर हमने बस्तियां बसाने की योजना बना ली, जल थल नभ तीनों को हमने हमारा अपना बना लिया। और तभी प्रकृति ने अपना रूप दिखाया। प्रकृति ने रूप दिखाया और एक छोटा सा परजीवी भेजा, एक इतना छोटा परजीवी जो कि दिखाई भी नहीं देता और सब जगह सन्नाटा। ईश्वरीय रचना और प्रकृति, प्रकृति यानी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है जो हमें दिखाई देती है। और जब हमने उस रचना को से अपने आप को बड़ा मानते हुए उस रचना के लिए हमने जब ये करना शुरू कर दिया कि हम जो करते हैं वही ठीक रहेगा, हम जो सोचते हैं वही ठीक रहेगा, तो प्रकृति ने रूप बनाया। और ये रूप ऐसा बना कि हम इतिहास के उन पन्नों में आने वाली पीढ़ी बन गए जिन्होंने 2 तरह का विश्व देखा। एक वो विश्व जो 3 महीने पहले का था, एक वो विश्व जिसमें आज हम जी रहे हैं, और एक वो विश्व जो कुछ दिनों बाद हमारे सामने आएगा। तो इतिहास में दर्ज होने वाली पीढ़ी हमारी आती, इतिहास पढ़ा जाएगा जब इस महामारी की बात की जाएगी। 3-4 महीने पहले के उस अतीत में जाते हैं तो मन भर उठता है। हालांकि उस समय भी मुझे याद पड़ता है, कवि बसर जो है, शायर बसर, उन्होंने कहीं लिखा था, उन्होंने लिखा, ख्वाहिशों के बोझ में बसर तू ये क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में तू बसर ये क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। उस समय हमने इतनी स्पीड बना रखी थी, इतनी गति पकड़ रखी थी कि ये भूल ही गए कि जीवन का अर्थ क्या है और आगे हमें किस तरह बढ़ना है। और शायद इसीलिए प्रकृति ने ये रूप दिखाया। आज विश्व पूरी तरह ऐसा ठहरा है विश्व है कि प्रकृति जो चाहती थी वो तो उसने कर लिया। कोलाहल पूरी तरह रुक गया, प्रदूषण हो गए, सागर नदियां स्वच्छ हो गए, आसमान की हवाएं शुद्धता के साथ बहने लगी। वो जीव जंतु जो कि ऐसा समाप्त हो गए वो भी अब दिखाई देने लगे, पक्षियों के कलेवर होने लगे। चारों तरफ प्रकृति ने अपने आप को स्वच्छ कर लिया, पर हमारे मानवीय मन पूरी तरह से शांत कर दिया। इस मानवीय मन को शांत नहीं किया, व्याकुल कर दिया। हम डरे हुए हैं, हम शांत हैं पर डरे हुए हैं, और ये डर भेजा है हमें समझने के लिए। मैं नहीं जानता, और मैं क्या विश्व का कोई व्यक्ति नहीं जानता कि इस डर से संपूर्ण तरह किस तरह बाहर आया। पर ये निश्चित है, कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे, आपदा में अवसर आते हैं, आपदा से अवसर मिलते हैं। मेरा अपना ये सोचना रहा है सदैव ही कि कोई भी उन्नति आती है तो चुनौती लेकर के आती है, और कोई भी चुनौती होती है उसे स्वीकार करें तो वो उन्नति की तरफ जाती है। अतः चुनौती और उन्नति दोनों साथ में रहती है। इसी तरह से आपदा जो है
करके आती है। तो अब जो बीत गया उसकी क्या बात करें, अब कहाँ खड़े हैं उसकी बात करते हैं। आज विश्व जिस ढंग से रुका हुआ है और जिस ढंग से हम ठहरे हुए हैं वहां पर रुकते हैं। पीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, उस विश्व को याद करने से कुछ हो नहीं सकता। माना हमारे उद्योग धंधे चल रहे थे, बैंक बैलेंसेस खूब शानदार थे, सब ढंग से जीवन बढ़िया था, और आज हम ये नहीं जानते ये किस ढंग से वापस, बैंक बैलेंस कितने बचेंगे, कितने बढ़ेंगे, कारखाने कैसे चलेंगे, दुकानें कैसे बनेगी, नौकरी और रोजगार पर क्या होने वाला है, अनेक सारे प्रश्न, अनेक जिन प्रश्नों पर बहुत मोटे रूप से हम कुछ कर नहीं सकते, उन पर बहुत अधिक विचार करने का भी कोई फायदा नहीं। लगे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, सारा का सारा मंत्रिमंडल, आज हम देख ही रहे हैं, इधर हम बात कर रहे हैं, उधर फाइनेंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस चल रही है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज कल प्रधानमंत्री देखे गए हैं, वो किसके लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। पर ये सब चीजें वो ही कर सकते हैं जिन्हें इनके अधिकार, इसके अधिकार, हमारे पास मानवीय मूल्यों का अधिकार, हम हमारे मन को कैसे समझाएं, हमारे घर को कैसे सुरक्षित रखें, हमारे जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सब बातों के अधिकार हमारे पास है। तो हमें जो सुध लेनी है वो यही लेनी है। विश्व कहाँ ठहरेगा, अर्थव्यवस्थाएं क्या होगी, किस देश के किससे रिश्ते कैसे रहेंगे, राजनीतिक स्थितियां क्या बनेगी, आर्थिक उन्नति किस रूप में चलेगी, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों के जवाब हम अलग अलग ढंग से ढूंढ तो सकते हैं, पर उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान हमारा हो नहीं सकता। पर हमारा बहुत खुद को समझने का, खुद को, परिवार को संभालने का, खुद को आगे बढ़ाने का। और यदि हम संभलेंगे, परिवार संभलेगा, खुद को आगे बढ़ पाए, तो स्वाभाविक है कि पुनः गति आए। हो सकता है गति 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2-4 वर्ष भी लग सकते हैं। WHO स्वास्थ्य संगठन तो ये कह रहा है महामारी लंबी चलेगी, महामारी लंबी चलेगी, हो सकता है इसके साथ जीना पड़े। और ये तो धीरे धीरे हमको समझ भी आने लगा कि इसके साथ, जब तक इसके समाधान पूरी तरह से नहीं आ जाते, इसके साथ जीना पड़ेगा। पर एक बात जरूर है, वो ये है कि एक वक्त था जब हम सोचते थे हमारा भी वक्त आएगा, एक वक्त था जब हम सोचते थे हमारा भी वक्त आएगा, और आज एक ऐसा वक्त है हम सोचते हैं वो भी क्या वक्त था। अब हमको वो पुराना वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पुराने वक्त के संदेश लेते हैं, उस पुराने वक्त की ताजा करते हैं, उस पुराने वक्त से जो कुछ भी हमने सीखा है उसे इकट्ठा करते हैं और आगे का जीवन अब शुरू करते हैं। आइए आगे की सुध लेते हैं। आज और आज के बाद विश्व कैसा होगा, अभी हम जहाँ ठहरे हुए हैं वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर इसके बाद का विश्व कैसा होगा उसकी कल्पना करते हैं। आज के ठहराव ने 2-3 बातों का हमें बहुत बड़ा फायदा दिया है। हमने ये समझा कि हमारे जीवन, हमने ये समझा परिवार का अर्थ क्या है, हमने ये समझा कि किस तरह से रिश्ते नाते पाले जाते हैं, हमने ये समझा कि मानवीय मूल्य क्या है, मानवीय सेवाएं क्या है, मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये ठहराव हमको बड़ा अच्छा संदेश देता है। थोड़ी देर बाद इसका जिक्र करेंगे, पहले जिक्र करते हैं, आगे की सुध लेते हैं, विश्व कैसा होगा। हम नहीं जानते विश्व कैसा होगा, पर कुछ कुछ कल्पनाएं तो होने लगी है। क्योंकि मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं महामारी लंबी चलेगी, जीने के तरीके बदलने होंगे, विश्व में नई अर्थव्यवस्था आएगी, हो सकता है नई राजनीति भी उभर करके आए, ग्लोबल नया रूप बनेगा। जिन देशों के बीच में बहुत अच्छी मैत्री थी, आज हम देख रहे हैं कि वहां मित्रता की जगह कटुताएं बनने लगी है, और जिन देशों पर कहीं को जाता था वो आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे, और हम सब भी समझ रहे हैं इस बात को, कि संभवतः हमारे शास्त्रों में लिखा है वापस विश्व गुरु बनेंगे, और ये विश्व गुरु बनने की तरफ हम चल पड़े हैं, ऐसा लगता है। ये विश्व कैसा होगा उसकी बात, देश बदले, ये विश्व की बात थी, अब देश की बात करें, देश भी निश्चित रूप से बदलेगा। हमें मेडिकली रूप से, स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे परिवहन, हमारे पर्यटन, हमारे व्यापार, हमारे उद्योग, रोजगार, नौकरी, मनोरंजन की चीजें,
सरकारी, सहकारी, सामाजिक संस्थाएं, सबकी कार्य पद्धति में बदलाव आएगा, सब में बदलाव आएगा। क्योंकि जिस ढंग से अभी विश्व रुका हुआ है और ये विश्व जब वापस शुरू होगा तो एक नए रूप, तो स्वाभाविक है बदलाव सब में आएगा। सबसे बड़ा बदलाव जो हमें मिलेगा वो व्यापार और रोजगार में मिलेगा, और उसकी चिंता प्रत्येक व्यक्ति को है। प्रवासी मजदूर से लेकर के टॉप लेवल के जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, उन सब के बीच में ये चिंताएं हैं, उन सब के बीच में चिंताएं हैं। क्योंकि रोजी रोटी का तौर तरीका जो है वो हर व्यक्ति को अपने ढंग से चाहिए, और अपने ढंग से चाहिए जो बदलाव आएगा तो उसे किस तरह देखा जाएगा, ये व्याख्या नहीं की जा सकती। ये व्याख्या बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े अर्थशास्त्री, बड़े राजनीतिज्ञ, हम जो व्याख्या कर सकते हैं वो तो बड़ी स्पष्ट दिख रही है। हम में से हर व्यक्ति अब समझ चुका है इन 50 दिनों के लॉकडाउन पीरियड में जितना ज्ञान लिया उसमें दो बातें स्पष्ट है। व्यापार और रोजगार एक नए रूप में सामने आएंगे, अनेक तरह की नई विधाएं सामने आएगी। मेडिकल इक्विपमेंट, मास्क, सैनिटाइजर, आयुर्वेदा, हेल्थ हाइजीन, इम्यूनिटी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स, आईफोन, लैपटॉप, ये सारे के सारे एक नए रूप में और खूब गति पकड़ेंगे। और उधर एविएशन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हॉस्पिटलिटी की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, इवेंट्स मैनेजमेंट की बात करें, या कि बिग कॉन्फ्रेंस हाउसेज, बिग कॉन्फ्रेंस हॉल्स, बड़े बड़े शादी के लॉन, ये जो बने हुए हैं, इन सबको एक नए रूप में आना पड़ेगा, टूरिज्म जो कि हमको लग रहा है कि पूरी तरह से 6 महीने 12 महीने शुरू होगा नहीं होगा, एक नया दिखता है। हो सकता है कि भारत का पर्यटन अब विश्व पर छा जाए। हमारा पर्यटन, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत बड़ी स्थितियां हैं हमारे पास में पहाड़ है, पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है, एक से एक शानदार किले हैं, एक से एक बढ़िया पर्वत स्थल है, एक से एक बढ़िया मंदिर है, एक से बढ़िया दर्शनीय स्थल है। हमारे पास में पूरा पुरातत्व विभाग है। हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद की दृष्टि नहीं थी। यदि ये दोनों हो जाए तो हमारे पास विश्व में नहीं है जो भारत के पास में पर्यटन के हिसाब से नहीं, और ये चीज आने वाले समय में चल सकती है। क्योंकि ये तो मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ कि जैसे ही पर्यटन के लिए आदमी आएगा तो सबसे पहले अपने नजदीक की जगह जाना चाहेगा, अपनी गाड़ी में जाना चाहेगा। तो स्वाभाविक है कि हमारे भारत में जितनी भी जगह है वो सब जगह खुल के सामने आएगी, और हो सकता है कि विश्व भी भारत के पर्यटन की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देखे। तो ये एक परिवर्तन आपदा से अवसर की तरफ हमारे लिए आएगा, ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। व्यापार और रोजगार के तौर तरीके बदलेंगे भाइयों और बहनों, हमें तैयार होना पड़ेगा उसके। वर्क फ्रॉम होम हमने समझ लिया, वर्क फ्रॉम होम चल पड़ा है, कुछ मात्रा में चला है, लेकिन व्यापक रूप से आएगा। और वर्क फ्रॉम होम जैसे ही आएगा तो कुछ अपने साथ में प्रश्न भी लेके आएगा। आज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जब वर्क फ्रॉम होम वास्तव में करेंगे, फर्क आएगा, उन दोनों में बहुत फर्क आएगा। आज हम जो कर रहे हैं वो काफी हद तक मजबूरी के तहत कर रहे हैं, या कि ऐसा समझिए काफी हद तक टाइम पास के लिए भी कर रहे हैं कि क्या करें, चलो जो होता है वही कर लेते हैं। पर जब ये फुल फ्लेज्ड आ जाएगा तो हमारी स्थितियां बदलेगी, उसकी तैयारी हमको आज ही करनी पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम का समय, श्रम और खर्चा हमारा बचेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। स्वास्थ्य भी हमारे ठीक रहने लग जाएंगे, क्योंकि घर का खाना खाएंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, तो हेल्थ को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें समय मिलेगा। आज जितनी भागदौड़ है उसमें समय की बचत से हमको फायदा होगा, पर कुछ प्रश्न भी बनेंगे। हमारी आदत नहीं है वर्क फ्रॉम होम करने की, अतः एक नई आदत बनानी पड़ेगी, स्थान बनाना पड़ेगा जहां से काम करना होगा। महानगरों में तो वाकई एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, दो तीन रूम के जो हमारे घर रहते हैं वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। एक सामंजस्य की नई कड़ी बननी शुरू करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि एक तरफ हम काम कर रहे होंगे, दूसरी तरफ एजुकेशन होने वाला है, हमारे बच्चे भी उसी समय पढ़ रहे होंगे, हमारी गृहिणियां जो है वो चौके का काम कर रही होगी, घंटी बजेगी, कभी बाई आ जाएगी सफाई वाली, तो कभी आएगा, तो कभी और कोई काम वाला आ जाएगा,
और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे आस्था देखे कि संस्कार देखे, तो टीवी भी चल रहा होगा। ऐसे में पूरे घर का सामंजस्य, एक नया प्रश्न हमारे सामने आएगा। ये बाकी विश्व में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में नहीं आने वाले प्रश्न, क्योंकि वहां तो चलता है ये सब। पर हमारे घरों की, हमारी मानसिकता अलग है, अतः हमें तैयारी करनी पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम के लिए हमको मानसिक रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो प्रश्न जो छोटे छोटे लग रहे हैं, कहीं उलझन में ना बदल जाए। पेरेंट्स ड्राइंग रूम में कुछ और करेंगे, बच्चा किसी एक रूम में एजुकेशन के लिए होगा, गृहणियां घर का काम कर रही होगी, और हम किसी और रूम में कर रहे होंगे। ऐसे में पूरे घर का सामंजस्य बनाना पड़ेगा। इसकी मानसिकता हमें आज ही बना लेनी चाहिए। आगे की सुध ले में ये सुध मैं आपको करवाना चाहता हूँ। बी रेडी फॉर ऑल दिस सामंजस्य। ऐसा ना हो कि हम झुंझलाहट में आ जाए, ऐसा ना हो कि हमारे जीवन साथी झुंझलाहट में आ जाए, ऐसा ना हो कि पेरेंट्स झुंझलाहट में आ जाए, क्योंकि सभी रिश्तों को रखते हुए इन सब कामों को करना होगा। खास कर करके महानगरों में जो लोग रहते हैं, बड़े नगर रहते हैं, उनके सामने ये प्रश्न आने वाला है। दूसरा, अभी हमारी जो यूथ पीढ़ी है, उसकी आदत है वो अपने ढंग से वर्क करती है। अब मान लीजिए कपल है, पति पत्नी दोनों काम करते हैं और दोनों ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो घर का सामंजस्य कैसे बनेगा? ये प्रश्न सब अब हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए और अभी से हमको इनके लिए तैयार भी हो जाना चाहिए। अन्यथा तो कुछ कुछ महीनों या कुछ दिनों बाद ये प्रश्न और आने शुरू हो जाएंगे सामाजिक संगठनों में कि अब इनके लिए भी सेमिनार करिए, वर्क फ्रॉम होम कैसे करें। अभी से तैयार हो। हमारा जो यूथ है, हमारे जो युवा है, वो तो वास्तव में घर पे रहते ही नहीं है। अब वो घर पे रह करके काम करें और इस वातावरण में काम करें। आज जो हम घर पे हैं, बुरे में, आज का उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकेगा। अतः मैं कहता हूँ आगे की सुध ले, वर्क फ्रॉम होम में हमारी आदतें कैसी होगी, घर कैसे बने, किस तरह सामंजस्य बनाएंगे, किस तरह हमारी तीनों पीढ़ियां घर में रहेगी और किस तरह हम काम करेंगे। आज से ही हमें सबको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए। अन्यथा तो डोमेन्स बढ़ने के पूरे खतरे हैं, तनाव का पूरा खतरा है, घरों में नए झंझट आने के पूरे खतरे हैं और हमारे लिए ये विषय बन जाएंगे। अतः ये सावधानी की बात है, चिंता की बात नहीं। आज हमें सावधानी की बात है। आइए उन विषयों पर बात करें जिनके लिए आगे की सुध लेनी है। क्योंकि सामाजिक संगठन और जिस हम इस तरह के आयोजन करते हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड ने हमें एक चीज बड़ी अच्छी दे दी। अब हमें सेमिनार के लिए, वर्कशॉप जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम घर बैठे ही वेबिनार के हिसाब से कर सकते हैं। मुझे ध्यान पड़ता है जब कहीं भी हम किसी वक्ता को बुलाते हैं, सामाजिक तैयारी करनी पड़ती है। पहले तारीख देखो, वक्ता देखो, आना जाना देखो, फिर आगे की बात देखो, श्रोताओं को कैसे बुलाया जाएगा, कैसे निमंत्रण दिया जाएगा, कौन मंच क्या बनेगा, स्टेज क्या बनेगा, खाना पीना क्या होगा, किस तरह की बात रहेगी, कौन बोलेगा, कौन करेगा। इन सब चीजों से इस लॉकडाउन ने, इस आपदा ने हमको, क्या हम बाहर आ गए। आज यूं लग रहा है जितनी खिड़कियां खुली हुई है, आप मुझे देख रहे हो, उन सब खिड़कियों में मैं आपको देख रहा हूँ और बिल्कुल यूं लग रहा है कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। अब इससे सहज काम क्या हो सकता है? अतः इसका भरपूर फायदा लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बात तो वही है, चाहे मंच पे जाके करो, चाहे यहाँ से करो, बात वो। आज जितना 1 to 1 लग रहा है उतना मंच पे लगता ही नहीं। आज वो लगता है घर में बैठ के बात कर रहे हैं। अतः इस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए। आपदा से ये हमको अवसर मिला है, ये चुनौती ने हमको उन्नति दी है, इसका भरपूर फायदा लेना चाहिए। महासभा के भाई नारायण जी कह ही रहे थे, सभापति जी, संदीप जी, महामंत्री जी, ये सब लोग इन कामों में काफी पहले से लगे थे। पर अब हम सबको लगना है, हम सबको लगना है और ये सहज भी है, ये सहज भी है, कोई ज्यादा दुविधाजनक नहीं। आने वाले समय में सामाजिक संगठनों की बैठकें हमें इसी तरह करनी होगी। नहीं जरूरत है हमें बहुत बड़े बड़े आयोजन करने की और आपस में मिलने की। तो सामाजिक संगठनों की अब भूमिका बदलेगी। मेरा ये निश्चित मानना है, आने वाले विश्व में जब हम नए ढंग से सब चीजों की तरफ चलेंगे तो सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका होगी। इन वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में ये लगने लगा था कि सामाजिक संगठन धीमे पड़ रहे हैं, मंदी पड़ रहे हैं, इनकी इतनी कोई बात नहीं है। युवा वर्ग को तो कोई खास लगता ही नहीं था। यूं लगता था सामाजिक संगठनों में वो लोग आते हैं जिनको मान प्रतिष्ठा चाहिए, या कि वो आते हैं जिनके पास समय है।
बातें होने लगी थी और ये एक भावना बनने लगी थी। पर मुझे ये स्पष्ट चित्र दिख रहा है आगे आने वाले समय में सामाजिक संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका हो। वो चाहे किसी भी समाज के हो, हर समाज को इसकी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे समूह में अपने अपने समाज के लिए हम कार्य करते हैं तो वो कार्य है। अतः माहेश्वरी समाज के सामाजिक संगठन और भी अच्छे रूप में कार्य कर सकेंगे, क्योंकि हमारा समाज छोटा है। सुखद है कि सामाजिक संगठन बड़े सुदृढ़ हैं। हम जमीन से लेकर करके ऊपर की ऊंचाइयों तक जुड़े हुए हैं, यानी कि गांव नगर से लेकर के महासभा तक हमारा ढंग ढांचा है। वास्तव में एक नए ढंग से कार्य करना होगा, आपसी समन्वय बनाना आवश्यक है। सभी संगठनों को आपसी समन्वय बनाना आवश्यक है। समन्वय बना करके हमको आगे क्यों बढ़ना पड़ेगा, इसका कारण समझिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, व्यापार रोजगार की तरफ जाएंगे, स्थितियां विपरीत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। और मध्यम श्रेणी के जो व्यक्ति है हमारे समाज के, उनको एक नई चुनौतियां मिलेगी। हो सकता है कि साधारण जो वर्ग है उसके लिए तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे जानकारी मिली, युवा संगठन ने, भाई राजकुमार जी ने एक स्कीम 1500 रुपए भेजना है समाज के साथियों को, समाज के परिवारों को, और वो भी सीधा सीधा उनके खाते में डालना है। और उसमें उनको 1500 रुपए में 3600 परिवारों की एप्लीकेशन। ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ये सामाजिक संगठनों के लिए बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है, सिर्फ 1500 रुपए के लिए। अर्थात हमारी वास्तविकता है जो हम समझ रहे हैं। अतः जो सोशियो इकोनॉमिक डाटा की जो बात महासभा कर रही है, अब उसकी भरपूर उपयोगिता है। अब उसकी उपयोगिता है, अब हमको बिल्कुल समझ में आएगा कि हमारा समाज कहाँ खड़ा है। अब मान लीजिए वो फॉर्म भी लोग नहीं भरते हैं, तो भी मेरा निवेदन रहेगा, अब जितने भी संगठन है, ये स्थानीय स्तर के जो संगठन है, उन्हें चाहिए कि सब चीजों को एक बार पीछे करें और उसके यहाँ समाज को क्या जरूरत है। हमारा जो समाज स्थानीय स्तर पर है, क्योंकि अलग बात है, क्योंकि उनके बड़े रूप हैं, पर बाकी जो छोटे शहर हैं, छोटे नगर हैं, छोटे गांव हैं, वहां पर हम जानते हैं समाज हमारा कितना बड़ा है। 100, 200, 500, 700 का समाज है। ऐसे में हमें अब वास्तव में ये काम करना चाहिए। हमें अभी से ये तैयारियां शुरू करनी चाहिए कि साधारण समाज या कि मध्यम समाज है, किस तरह से अब आगे बढ़ाएंगे। अब उनको वास्तव में सहायता की जरूरत पड़ेगी, उनको वास्तव में सहायता की जरूरत पड़ेगी। अतः इस काम को संगठन स्तर पर हमें आगे ले जाना होगा। संगठनों को अपने आयोजनों के दिशा निर्देश बनाने होंगे। अब हमारे जो अन्य कार्यक्रम है, जिनसे कि हम संगठनात्मक शक्ति, जिसमें कि मनोरंजन है, खेलकूद है, आमोद प्रमोद है, ये सब करने रहेंगे, पर ये भी अब हमें नए रूप में करने पड़ेंगे। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, उन पे भी हमारे इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग ढंग से हम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन कर रहे हैं, स्थानीय संगठन कर रहे हैं। महिषी प्रकृति मंडल बंबई, मैंने देखा है हमारे अध्यक्ष जी अजय जी, वो भी इन्हीं सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने पिछले लॉकडाउन के अंदर 6-7 प्रतियोगिताएं पूरे बंबई समाज की की है। सैकड़ों हजारों की तादाद में उन प्रतियोगिताओं में एंट्रियां प्राप्त हुई है, और उन सब से एक वे बना हुआ है, एक रूप बना हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है। अब उसकी प्रतियोगिताओं के अंतिम रिजल्ट ना, ये सब चीजें सामने आएगी। समाज जुड़ गया, कुछ नहीं लगा है, सिर्फ 10 लोगों की टीम लगी हुई है और पूरा काम शानदार ढंग से हो रहा है। ये पत्रिका हमने देखी है, हमारी महिला राष्ट्रीय महिला संगठन ने, सुनने में आया है कि उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिस ढंग से वो संस्कार की पत्रिका, उसमें हजारों बच्चों को जोड़ दिया। सुना है 30,000 से अधिक बच्चे जुड़। ये सारे संगठनों को, स्थानीय स्तर के, जिला के, प्रदेश के, राष्ट्रीय स्तरों को, हम सबको इन कामों को करना पड़ेगा और इस रूप में करना पड़ेगा। संगठनों की भूमिका बनेगी। हमारे मांगलिक प्रसंग, हमारे पारिवारिक आयोजन, हमारे मांगलिक प्रसंग के आयोजन अब निश्चित रूप से परिवार तक सीमित करने होंगे। इस दिशा निर्देश में जाना होगा। भाइयों और बहनों, मैं जहां तक समझ सकता हूं, मेरा अपना जो ये कहता है, ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा, कुछ स्थितियां सहज होगी। खाली लॉकडाउन पीरियड खत्म होने से कुछ नहीं होना है, स्थितियां बहुत बहुत समय लगेगा सहज। पर हो सकता है अभी भी समाज का 5-10% तबका ऐसा है कि जिसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, और वो वापस एक नैरी ढंग से गति बना सकता है। तो सम्माननीय तबका है, उसके प्रति कोई शिकायत नहीं है। पर हमें
इस बार उनके हिसाब से कार्य नहीं करना है। हमें हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय जो समाज है, वो किस चीज में राहत महसूस करता है, उनको देखते हुए सारी योजनाएं बनानी है। देखिए, 100 करोड़ वाला व्यक्ति 2-5 करोड़ रुपए कहीं भी खर्च कर सकता है, दिक्कत नहीं है। 5 करोड़ वाला 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 20 लाख रुपए के टोटल ऐसे 25-30 लाख रुपए खर्च कर देता है, अब क्या स्थिति बनी? और जहाँ 5-7 लाख रुपए है, उनको 5-7 लाख और कर्जा लेकर के काम करना पड़े। सामाजिक संगठनों के बारे में सोचना है, और इनके बारे में सोचने के जो दिशा निर्देश है, वो तभी पालन हो सकते हैं। याद करिए ना, आप महात्मा गांधी को पसंद या नहीं करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे राष्ट्रपिता थे, और उनके जो आचरण थे, उनके आचरण में 2 बातें तो थी ना। क्यों, क्या वो कपड़े नहीं पहन सकते थे क्या? उन्होंने कपड़े क्यों छोड़े? क्योंकि मेरा देश कपड़े नहीं पहन पाता है, इसलिए मैंने कपड़े छोड़े। तात्पर्य ये है, हमें हमें ये नहीं है कि हमें ये सब छोड़ना है। तात्पर्य ये है, हमारी जो मन स्थिति है, वो उस समाज से जुड़ के होनी चाहिए। उस समाज के प्रति हमको कार्य करना है। अतएव आवश्यक है कि हम हमारे इन सामाजिक निर्देश को इस तरफ ले जाएं। हमारे मांगलिक प्रसंग सहज होने चाहिए, परिवार तक होने चाहिए, स्वजनों तक होने चाहिए, निकट मित्रों तक होने चाहिए। ये चीज जब स्थितियां अच्छी हो जाए तब भी। आज मजबूरी की स्थिति में हम करते हैं तो कोई खास बात नहीं, करनी ही पड़ेंगे। स्थितियां जब थोड़ी सहज हो जाए तब भी हमारे मांगलिक प्रसंग, हमारे विवाह निश्चित रूप से पारिवारिक आयोजन होने चाहिए, ना कि सार्वजनिक और सामाजिक आयोजन होने चाहिए। ये मानसिकता हमें बनानी चाहिए, और ये मानसिकता खास करके ये सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें बनानी होगी। नो कार्ड, नो गिफ्ट, नो बिग रिसेप्शंस, नो बहुत अधिक खाना पीना, ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए। आने वाला समय सोचा देगा, पर यदि हम आज ही सोचेंगे तो हमारे कार्य करने में सुगमता रहेगी, आसानी रहेगी। समाज बंधुओं को एक और संदेश देना चाहता हूँ आगे के सिलसिले में। अब समय आ गया है। देखिए, जब सामाजिक संगठन पे ही बैठे हैं तो समाज की बात करेंगे, तो कृपया में अपने समाज बंधुओं को, जो भी आपके आसपास है और आपके कारोबार से जुड़े हैं, आपकी दुकान से, आपके व्यापार से, आपकी एजेंसी से, या आप ये कर सकते हैं, तो कृपया उन्हें प्रथम अवसर दें। उन्हें प्रथम अवसर देवें। अब उन्हें आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अब अगर 19-21 में चयन करना, और 19 भी है हमारा समाज बंधु, तो उसका चयन करना रहेगा हमें। ये बातें अभी सीखनी होगी, क्योंकि समय जब आ जाएगा और कार्य शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो एक अलग अतः ये काम हमें करने होंगे। आइए बात करते हैं परिवार की। परिवार की बात करते हैं। पारिवारिक स्तर पर इस लॉकडाउन ने दिया, और आगे किस शुद्ध को लेते हुए हमें बढ़ना है। फैमिली वैल्यूज जो हमने इस लॉकडाउन में सीखी, मेरा स्पष्ट चिंतन है, इस लॉकडाउन के 50 दिन के पीरियड में, इस लॉकडाउन के 50 दिन के पीरियड में जहां कहीं भी 3 या 4 पीढ़ियां जिन घरों में हैं, वो घर इन 50 दिनों में बड़े सुखी रहे हैं। वो घर इन 50 दिनों में बड़े आराम में रहे हैं, बड़े सहमित रहे हैं। उन घरों में ये नहीं मिला कि चिंता में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, हाथ दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पांव दुख रहा है, क्या करें, किससे बात करें, कहाँ जाएं, किस तरह की कहानी करें। बातें उस समय नहीं, उन परिवारों में नहीं सुनने को मिलेगी जिन परिवारों में जॉइंट फैमिली है। तो देखिए ना, कुछ वर्षों पूर्व जो जॉइंट फैमिली हमको यूं लगने लगी थी कि जॉइंट फैमिली में रुकावट है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें कई तरह की तकलीफें हैं। आज उन जॉइंट फैमिली की वैल्यूज वापस स्थापित की। मैं पुरजोर स्वर में अपने व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक संगठनों को कहना चाहता हूँ, इस विषय को अब ध्यान में लेवें। और जहां कहीं भी जॉइंट फैमिली है और वो थोड़ी लड़खड़ाहट में है, उनसे निवेदन करता हूँ, इस 50 दिनों में आपने देख ही लिया होगा, अब आपका समय है। अतः परिवार को बनाए रखें, जॉइंट फैमिली को बनाए रखें, ये सबसे शानदार व्यवस्था है। आज 2-3 भाई हैं, 2-3 वर्किंग हैंड है, तो चिंता नहीं है। एक ये काम कर रहा है, दूसरा है, किसी न किसी का काम तो चलेगा, किसी न किसी का तो ग्रह नक्षत्र चलेगा, और उससे वो परिवार बहुत आराम से चलेगा। पर जहां जहां अकेले हैं, वहां चिंताएं बहुत। अतः इस जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। मनोविज्ञान तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि 8 वर्ष तक का बच्चा जो है,
वो जितने संस्कार पाता है उतने संस्कारों को आगे लेकर के जाता है। अब 8 वर्ष का बच्चा यदि दादी के पास में है, दादा के पास में है, संयुक्त परिवार में है, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसे संस्कारों के लिए कोई संस्कार शिविर में नहीं जाना है, वो घर में ही सारे संस्कार ले लेगा। अब क्या जॉइंट फैमिलीज बन सकती है? अब तो जहाँ नहीं जॉइंट फैमिली है वहां तो नहीं बन सकती, और जो टूटने के कगार पे है या जो टूट चुकी है वो कैसे बने, एक प्रश्न उठता है। तो नए ढंग से जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अलग अलग रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक किचन है कि अलग अलग किचन, फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग घर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अलग अलग शहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यदि आपके मन मिले हुए हैं, के प्रति आपका स्नेह है, परिवार के प्रति आपको मान है, तो आप कहीं भी रहते हुए जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट को जिंदा रख सकते हैं। जॉइंट फैमिली का सीधा सा अर्थ होता है एक के और सब एक के लिए। तो एक कहीं भी बैठा हो, यदि वो सबके बारे में सोचता है तो जॉइंट फैमिली है ही, जॉइंट फैमिली है। और सब यदि बैठ करके बारे में सोचते हैं तो जॉइंट फैमिली है ही ना। अतः आइए, इस संदेश ने, इस लॉकडाउन ने हमको ये संदेश दिया है, ये बहुत जबरदस्त संदेश दिया है हमें। भले विश्व में हम यूनाइटेड होकर के, जो फैमिलीज साथ में रहेगी वो आगे बढ़ेगी, उनकी उन्नति भी निश्चित है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब ढंग से निश्चित है। अतः कृपया संयुक्त परिवार को बना के रखिए। तीनों पीढ़ियां जिन घरों में है उन्हें सम्मान के साथ रखिए। आने वाले समय में इन सब की और अधिक वैल्यू बढ़ेगी। परिवार में साहस और सहयोग देवें। ये लॉकडाउन पीरियड हमको बता रहा है कि परिवार में एक दूसरे के साथ में सहयोग बनाएं, क्योंकि हो सकता है आपका कोई भाई, आपका कोई भतीजा, आपकी कोई बहन, आपका कोई रिश्तेदार डिप्रेशन की तरफ आ रहा है। ऐसे में हमारी आवश्यकता है कि हम उसका ध्यान देवें, उसका साहस बढ़ाएं। नौकरी, व्यापार, रोजगार, कमाई कम होगी या ज्यादा होगी नहीं कहा जा सकता, पर कम होगी तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन 50 दिनों में ये बात तो हमने स्पष्ट समझ ली कि जीने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, ये ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा तो भौतिक सुखों के लिए चाहिए, और भौतिक सुखों का तो कोई अंत है ही नहीं, कोई अंत नहीं है। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, एक गाड़ी, 5 गाड़ी, 7 गाड़ी। अब आज जिनके 7-7, 8-8, 5-5 गाड़ियां हैं, उन सबको तकलीफें हैं, क्योंकि वो गाड़ियां पहले तो चला के देखनी पड़ेगी कि चल भी रही है कि बंद पड़ गई है। अब ड्राइवर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कई तरह की तकलीफें। भौतिक जो सुविधाएं हैं, वो हर सुविधा अपने साथ में एक दुविधा लेके आती है, हर सुविधा दुविधा लेकर के आती है। जितनी बड़ी गाड़ी लेते हैं उतना बड़ा उसका रिपेयरिंग खर्चा होता है, और उतनी बड़ी टेंशन रहती है कि वो गाड़ी अगर कहीं यार उसको खरोच नहीं लग जाए, तो पे खरोच बाद में लगती है, दिल पे खरोच पहले लगती है, यार मेरी गाड़ी पे खरोच लगी। भौतिक सुखों की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। अतः इस लॉकडाउन ने हमें बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से सिखा दिया है, जीने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, जीने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, भौतिक सुखों के लिए चाहिए। उन सुखों का तो कोई अंत है नहीं, पाइएगा कहीं कोई ना नहीं है, पर अतः आवश्यकता है नौकरी, व्यापार, रोजगार, कमाई कम हो जाए कोई चिंता नहीं, हम रहेंगे, और हम रहेंगे साहस के साथ, तो ये सब चीजें बढ़ती जाएगी। मांगलिक प्रसंगों को पारिवारिक स्तर पर, वहां सामाजिक संगठनों को कह रहा था, अभी परिवारों से निवेदन करना चाहता हूँ। सामाजिक संगठन से सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं, सिर्फ बात कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, वातावरण दे सकते हैं, पर करना तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार में पड़ेगा, करना तो हमें ही पड़ेगा। अतः ध्यान रखिए, अब प्रसंग हमारे यहाँ होंगे, आज की परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं, जब परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाए और उसके बाद हमारा मन वापस नहीं चलना चाहिए, हम वापस नहीं दौड़ना चाहिए, उस समय भी हमको पारिवारिक स्तर पर ही ये मांगलिक प्रसंग करने हैं। मेरा बहुत सीधा सा कहना है, जो कुछ भी योजना आपने परिवार की बनाई है, जानते हैं हमारे घरों में जब विवाह की बात होती है, विवाह योग्य बच्चे होते हैं 2, 4, 5 साल से, हम जो माता पिता हैं या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, मानसिकता बनानी शुरू कर देते हैं कि विवाह किस तरह करना है, कितना खर्चा करना है, क्या लेना देना करना है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे कर करके दिमाग में ले लेते हैं। मेरा निवेदन, और वो निवेदन ये है आपसे, जो कुछ भी बजट आपने अपने बच्चे के विवाह के लिए सोचा है, उसमें से आधे में विवाह करिए और आधा जो है वो आपके बच्चे के नाम का इन्वेस्ट कर दीजिए।
बेटी का कर दीजिए, चाहे बहू के नाम से कर दीजिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, बेटी बहू को नहीं देना चाहते तो खुद ही रख लीजिए, पर उसे बिना काम के दिखावे प्रदर्शन और भव्यता में खर्च मत करिएगा। आइए बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। मैंने बात की सामाजिक जीवन की सुध लेने की, पारिवारिक जीवन के, व्यापार रोजगार की। अब मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ। देखिए, देश हो चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, बनता किससे है? व्यक्ति से। बनता तो व्यक्ति से ही है। तो पहली कड़ी कौन है? परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, व्यक्ति है। और ऊपर से चले तो भी अंतिम व्यक्ति है। राष्ट्र किसके लिए करता है? समाजों के लिए करता है। समाज किसके लिए करता है? परिवारों के लिए करता है। परिवार किसके लिए करता है? व्यक्ति के लिए करता है। अतः कड़ी व्यक्ति है। इस व्यक्ति की सुध लेते हैं, और इसी व्यक्ति की सुध सबसे अधिक हमको लेनी है इस लॉकडाउन पीरियड में। तन मन धन तीनों पर ध्यान देना पड़ेगा। तन तीनों की गणना से ही व्यक्ति बनता है। हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर सूक्तियां हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। यानी पहला सुख जो है निरोगी काया है, और इस समय तन यानी निरोगी काया रखना सबसे अधिक आवश्यक है। सबसे अधिक आवश्यक है वो निरोगी काया रखना। भाइयों, लॉकडाउन ने, अवसाद ने हमें एक अवसर दिया। हम ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि खुद का तन निरोगी रखने के लिए ना तो क्लब में जाने की जरूरत है, स्कूल में जाने की जरूरत है, ना जिम ज्वाइन करने की जरूरत है, ना भारी भरकम औजार चाहिए, उपकरण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक चटाई चाहिए, एक दरी चाहिए, या कि एक आसन चाहिए। बाबा रामदेव जी रोज सिखा रहे हैं हमको। खाली टीवी पे देखेंगे तो शरीर पे कुछ नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। और करने के जो साधन है लोगों ने भी अपनाए हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद ने भी इन चीजों को बहुत अच्छे से अनुभव किया है। कितनी छोटी सी जगह में, कितने थोड़े से समय में हम अपने आप को तैयार कर सकते। प्राणायाम, योगा, व्यायाम, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ना तो कोई कंपनी चाहिए, ना कोई साथी चाहिए, ना कोई साधन चाहिए। यहाँ तक कि देखेंगे तो आप बेड पे भी कर सकते हैं। अगर नहीं नीचे उतरने का मन है तो बेड पे बैठे बैठे ही कर लीजिए। जिस बिस्तर पे आप सोए हैं उस पे ही उठ करके कर लीजिए। यानी अब हमने इस लॉकडाउन में ये सीखा है, बड़े बड़े क्लब, बड़े बड़े जिम, बड़े बड़े औजार, बड़े बड़े रैकेट, बड़े बड़े बैग, बड़ी बड़ी वो हाथ पे चाहिए, माथे पे पट्टी चाहिए, ये सब दिखावा है। शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन को शुद्ध रखने के लिए तो बहुत थोड़े से उपकरण चाहिए। अतः शरीर को शुद्ध, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, आसन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, और इनके लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत है। जो अपना स्थान है हम वहीं पर कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन का आनंद हम ले रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, माना कि चारों तरफ अस्पतालों में भीड़ सिर्फ एक बीमारी की है, और बाकी डर भी लगता है कि दूसरी कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। महानगरों में तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। पर हम ये भी देख रहे हैं कि ओपीडी में मरीज कम है, अस्पतालों में दूसरी बीमारियों के मरीज कम है। एक लोग जो कि थोड़े थोड़े दिनों में चेकअप करवा लिया करते थे, पिछले 2 महीनों में कहीं कोई चेकअप नहीं हुआ है और ठीक चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण खाली ये नहीं है कि हम भयाकुल हैं। इसका कारण ये भी है क्योंकि हम घर पे ठहरे हुए हैं, शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं, एक तरीके से जी रहे हैं, एक तरीके से रह रहे हैं। अतः अगर तन की मजबूती चाहिए तो भोजन की शुद्ध सात्विकता भी चाहिए। और जो हमने इन 50 दिनों में सीखी है, कहा तो ये जाता है कि 21 दिनों में, मनोविज्ञान ये कहता है, इस दिन में यदि कोई आदत आप ले लेते हैं, किसी चीज को बदलना चाहते हैं, तो 21 दिन लगातार करिए, वो बदल जाएगी, वो बदल जाएगी। हमको तो 50 दिन हो गए शुद्ध सात्विक खाना खाते हुए, अतः ये खाना अब रुचिकर लगने लगा, इसकी तरफ ध्यान रखिए। तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी सब चीजें नहीं खाएंगे, पर शुद्ध सात्विकता की तरफ, तन की मजबूती में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय पद्धति तन के लिए कितनी जरूरी है ये तो अब पूरा विश्व मानने लगा है। जिस गर्म पानी की बात हम करते थे, जिस काढ़ा की बात करते वाली चाय की बात करते थे, हल्दी वाले दूध की बात करते थे, गर्म पानी के गरारे करने की बात करते थे, भाप लेने की बात करते थे, काली मिर्ची की बात करते थे, नींबू की, अदरक की बात करते थे। हमारे पूर्वज, हमारी दादी माँ ये पोटलियां रखा करती थी और हमें दिया करती थी, और हम नहीं माना करते थे। हम तो वेनेड्रिल ले लेते थे जब हो तो हमें आपकी ये सौंठ, इलायची और काली मिर्च से कुछ नहीं। अब पूरा विश्व मान रहा, पूरा विश्व मान रहा। अतः ये इन चीजों का उपयोग करें। इनमें ना धन ना कहीं हमको जाना है, और तन मजबूत हो जाएगा। सांस पर फोकस करें। अभी जितनी भी चीजें हैं, आप जितने भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड
करेंगे, वो एक ही चीज कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाइए। और इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे अधिक जो कारगर है वो हमारा अपना सांस है। हम जो श्वास लेते हैं वो सबसे, श्वास कैसे लेना बाबा रामदेव रोज बता रहे हैं और हम सब जानने लगे। नहीं है तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस अपलोड हुए हैं कि पूछिए मत। इतनी अब कितनी जरूरत नहीं है। पहले तो पढ़ना तो पड़ता था, अब तो ना पढ़े तो भी चलता है। इतनी सारी चीजें यूट्यूब पे मिल रही है, इतने वीडियो अपलोड है, इतने फॉरवर्ड्स लोगों ने भेजे हैं। उन सबको हमको सिर्फ 10-20 मिनट पूरे दिन में अपने सांस को केंद्रित कर करके सांस को लेना और कैसे छोड़ना सीखना। कितना सहज काम है, कितना सहज। मैं सहजता में एक भरपूर सहजता आपको देना चाहता हूँ जो मैंने सीखी है। श्री श्री रविशंकर जी तो काफी अच्छे से इस बात को बताते हैं, बाकी भी सब बताते हैं। सिर्फ 4 की गिनती करिए, जहां कहीं भी बैठे हो, जब कभी भी मन करे सिर्फ 1 2 3 4 की गिनती करिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 4 की गिनती क्या करना है अभी कर लेते हैं। सिर्फ 1 2 3 4 बोलते हुए सांस अंदर लेना है, 1 2 3 4 तक सांस को रोकना है और 1 2 3 4 में छोड़ना है। आइए मेरे साथ करिए, आप जहां भी बैठे हैं इस प्रयोग को करिए। 4 में 1 2 3 गिनते हुए 4 तक सांस लीजिए, 1 2 3 की गिनती अंदर ही अंदर रोकिए और 1 2 3 4 की गिनती में वापस छोड़। आइए इस प्रयोग को करते हैं। 1 2 3 4, रोक लीजिए। 1 2 3 4, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4। एक बार वापस करते हैं इसको। 4 बार मैं आपको, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ अंदर लीजिए, उतनी देर रुकिए, उतनी देर। 1 2 3 4, रोक लीजिए। 1 2 3 4, वापस छोड़ दीजिए। 1 2 3 4। मन में, आपके मन में एक धारणा बना लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 बार लेना है, रोकना है, 4 बार छोड़ना है। 5-7 बार जब भी अकेले बैठे हो कर लीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जब भी अकेले बैठे हो। देखिए थोड़े दिन में कितना असर। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं बताना है, ना कोई वीडियो ऑन करना है। कभी भी बैठे हैं, कभी भी कर लीजिए। मेरे से बात करते करते कर सकते हैं, देखते देखते कर सकते हैं, टीवी देखते देखते, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अतः तन की मजबूती के लिए इन 3-4-5 चीजों को अब हमें हमारे जीवन में लेना होगा। मन को कैसे मजबूत करें, क्योंकि तन तो कर लेंगे पर मन मजबूत नहीं है, इस समय मन उखड़ा हुआ है। अतः मन को सबसे अधिक मजबूत है। मन को मजबूत करने का सबसे बढ़िया साधन है, जो स्थिति है उसे स्वीकार कर लीजिए। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब भी हम स्वीकार नहीं करते हैं तो मन में अंतर्द्वंद होता है, तो पुरानी बातें याद आती है। पुरानी बातें याद आती है तो दुख होता है। भविष्य की तरफ देखते हैं तो संभावनाएं बनती है, कल्पनाएं होती है और भविष्य भी दुखद लगता है। काम होगा कि होगा, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, कमाई कैसे होगी, ब्याह कैसे करेंगे, सपने कैसे साकार करेंगे, बाहर निकलेंगे तो कहीं बीमारी तो नहीं हो जाएगी। कितने प्रश्न है भविष्य को लेके, मन में कितने प्रश्न है। अतः मन मजबूत करिए और स्वीकार कर लीजिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, तुलसीदास जी ने लिखा था उस जमाने में। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय। तो हम तो वो लोग हैं जो कि इष्ट में विश्वास रखते हैं। अतः स्वीकार करिए, ये ईश्वर ने जो परिस्थिति हमें दी है उसे स्वीकार। व्यापार में घाटा होगा तो होगा, नौकरी रहेगी तो रहेगी, बच्चों का विवाह किस तरह करेंगे, किस तरह एजुकेशन होगा, क्या काम करेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, अनेक प्रश्नों को लेकर के हर समय चिंतित रहेंगे तो मन मजबूत नहीं होगा। इन्हें अब स्वीकार कर लीजिए। अब जो परिस्थिति मिलेगी उसी में जिएंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे। 3 इडियट फिल्म देखी थी ना आमिर खान की, हम सभी ने देखी थी। नहीं देखी तो रोज आती है टीवी पे, देख लेते हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब भी जोर हो, जब भी आपका मन विचलित हो, जब भी आपके मन को यूं लगे कि डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, उसी समय अपने आप से कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लगातार कहते रहिए। देखिए अब चेतन मन में जैसे ये बात जाती है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो आपको बूस्टिंग देगा, आपको उत्साह देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। अतीत को भूले, अतीत में जो भी मौज मस्तियां की उन्हें भूल जाइए। भविष्य सुंदर है ये मान के चलिए। नया भविष्य आएगा पर सुंदर भविष्य आएगा।
अतः ड्रिंक एंड बी मेरी, ये एक थ्योरी चला करती थी 4 महीने पहले, खास करके युवा में तो जरूर, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। इसका तात्पर्य ये था, खाओ पियो मौज मनाओ, कल खाओ पियो मौज मनाओ। अब ये सिद्धांत नहीं चलने वाला है, अब ये सिद्धांत नहीं चलने वाला है। अतः इस सिद्धांत को हमें भूलना पड़ेगा, खाओ पियो मौज मनाओ का सिद्धांत। अब तो खाना भी समझ के पड़ेगा, पीना भी समझ के पड़ेगा, और मौज मस्ती भी समझ के मनानी पड़ेगी। अतः आगे की सुध ले यानी इनकी तैयारी करें, इनकी तैयारी। फॉरवर्ड भेजने बंद कर दीजिए, फॉरवर्ड देखने बंद कर दीजिए। इस परिजीवी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन्हें बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो मालूम है क्या चल रहा है, वो आंकड़े देख करके हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम खाली विचलित होंगे, हमारा मन डरता है, हम अपने आप में कमजोर पड़ते हैं। अतः फॉरवर्ड्स मत देंगे, कोई आता भी है तो डिलीट कर दीजिए, और आप आगे तो बिल्कुल मत भेजिए। प्रेरणादायी कोई भी चीज आती है उसे जरूर देखिए, मन को बूस्टिंग मिलती है, मन को प्रेरणा मिलती है, ऐसी कोई प्रेरणा देती है उसे हमें जरूर देखना चाहिए। एक वर्ड है इसके लिए जो पूरे विश्व में कहा जाता है, कोविड, हम कोरोना, मैं तो नाम भी नहीं लेता इसका, परजीवी बोला करता हूँ, कोविड-19 बोलते हैं। पर हम भारतीय लोगों को ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तो गोविंद, हमारे तो चारों तरफ गोविंद है, हम तो गोविंद के देश में रहते हैं। अतः गोविंद है, जो गोविंद ने किया वो हमें स्वीकार है, जो दिया वो हमें स्वीकार है, आगे जो गोविंद करेगा हमारे लिए वो हमें स्वीकार है। अतः चारों तरफ गोविंद है, हम गोविंद की ही बात करते हैं, गोविंद के गुण गाते हैं, होके जीते हैं, गोविंद की लीलाओं का बखान करते हैं, और गोविंद हमारा है, हमारे रोम रोम में गोविंद रहता है। अतः हम गोविंद की बात करते हैं, सदैव गोविंद के साथ रहते हैं। साधना और सत्संग, मन की मजबूती के लिए तीनों की जरूरत है। संयम, संयम बरतना पड़ेगा खाने पीने में, जीने में। साधना करनी पड़ेगी तन को अच्छा बनाने में, योग करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, यही सब साधना के साधन है। यहाँ साधना समाधि लगाने से तात्पर्य नहीं है, और सत्संग का तात्पर्य 2 है। परमात्मा की प्रार्थना तो करनी ही करनी है, क्योंकि ये सत्य है कि सामूहिक रूप से जो भी प्रार्थना की जाती है उसका असर बहुत जल्दी होता है। सबको खुद के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए, अपने नगर के लिए, शहर के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, सब से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे ईश्वर से, सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मांगिए, क्योंकि जब हम पूरे विश्व के लिए मांगेंगे तो पूरा विश्व भी तो हमारे लिए मांग रहा होगा। अभी हम खुद के लिए मांगते हैं, एक मांगने वाला एक देने वाला। हमने विश्व के लिए मांगा, 700 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग जो है दुनिया के, ये समझिए, चलो 7 अरब को छोड़िए, 100, 200, 500, 1000 लोग तो ऐसे होंगे जो हमारे से संबंधित है, वो हमारे लिए मांगेंगे। एक हम खुद के लिए मांगेंगे और एक 5000 लोग हमारे लिए मांगेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। अतः आज से इस सत्संग के रूप को बदलिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, राष्ट्र, समाज के लिए, मानवता के लिए, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हमारी पद्धति है इसे वापस जीवित करिए। धन, तन मन धन 3 चाहिए। अब धन की बात करते हैं। समय मुश्किल आएगा, आगे वाला समय मुश्किल आएगा, ये हम सबको समझ आ रहा है। अतः ज्यादा नहीं चाहिए, भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं है, धन के लिए कंजूसी की आवश्यकता नहीं है, पर फिजूल खर्ची भी अब नहीं करनी है, फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है। फिजूल खर्ची क्या होती है इसको बताया नहीं जा सकता, हर व्यक्ति अपने ढंग से समझता है। बहुत छोटा सा उदाहरण समझिए कि घर में खाना बनाया और युवा बच्चा आता है, आते समय बैग रखता है और घंटी बजती है और पीछे से कोई न कोई चीज खाने की आती है। वो जोमेटो आया कि स्विगी आया, आज ये सब बंद है पर ये सब शुरू हो जाएंगे, आज नहीं तो कुछ दिनों बाद होंगे ना, दूसरे रूप में शुरू होंगे, सब शुरू होंगे। तो फिजूल खर्ची किसको कहते हैं कि वो घंटी बजी और खाने का पिज्जा आया, युवा के लिए माँ ने खाना बनाया था, वो कहता है मेरा कोई मूड नहीं है यार, मैं तो पिज्जा खाऊंगा, तो वो पिज्जा आ गया, घर का खाना था, वो फिजूल खर्ची में बेकार गया। खाएगा, खाना तो तेरे लिए बना हुआ था, तू तो नहीं खाएगा, तू तो पिज्जा खाएगा। अब तक ये सब चलता होगा, पर कृपया यही है फिजूल खर्चियां, अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको समझदारी बरतनी है इस तरह के जीने में, खास करके युवाओं को, खास करके युवाओं को बचत की मानसिकता रखिए। देखिए आज हमारे घरों में, अमूमन हमारे घरों में आज
इस बात का रोना नहीं है कि रोटी कैसे खाएंगे, रोटी कहाँ से, उसका कारण ये है क्योंकि हम बचत की प्रवृत्ति में जीते हैं। पूरा राष्ट्र जीता है, ये भारतीय पद्धति है, नहीं जीते हैं। यूरोप अमेरिका के लोग बचत में नहीं जीते हैं, वो हर चीज ईएमआई पे जीते हैं, हर चीज की प्लानिंग रखते हैं। धीरे धीरे हम भी करने लगे थे ये सब चीजें, पर कृपया ध्यान दीजिए, ईएमआई अब छोड़िए, अब बचत की तरफ जाइए। उतना ही साधन बनाइए हमारे पास बन सकता है जितना हमारे लिए आवश्यक है। अब जो बात करूंगा वो बिल्कुल ये करूंगा, मांगलिक प्रसंगों हम सादगी से करेंगे, ये बात हमने बहुत अच्छे से समझी है और इससे धन की एक अच्छी खासी बचत होगी, ये बात भी हम मान करके चलें। साथियों, आपकी की ओर ले जाऊंगा इस निवेदन के साथ, बीती ताई विसार दे आगे के सुतले, जो बीत चुका वो बात गई, वो ना घटना वापस आएगी, ना परिस्थिति वापस, ना समय वापस आएगा, ना काल वापस आएगा। उसमें सुख पाए कि दुख पाए, मौज मस्ती की, उन्नति की या अवनति की, वो सब समाप्त हो चुका है। आगे की सुध लेनी है, आगे की सुध तभी लेंगे जबकि वर्तमान को मजबूत करेंगे, और वर्तमान मजबूत तब होगा जबकि हमारा तन मन धन तीनों मजबूत होगा। तन हमारा तब मजबूत होगा जबकि अब इन साधनों, मन की मजबूती सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि मन मजबूत होगा तो तन भी मजबूत हो जाएगा, धन भी मजबूत हो जाएगा, सब तरह के रास्ते भी बन जाएंगे। समाप्ति पे एक निवेदन करना चाहूंगा, आने वाला समय ये सोच के मत बैठिए कि लॉकडाउन खुल गया तो हमको भगना है, हमको बाहर निकलना है। बहुत सावधानी बरतें, कोई इलाज नहीं है, हम समझ चुके हैं इस बात को। हो सकता है हम सब प्रे कर रहे हैं कि कल ही कोई इलाज मिल जाए इसका, पर जो समाचार मिल रहे हैं उसमें लंबा समय लगेगा, ये हम सब जानते हैं। तब तक हम सबको सावधान रहना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ये नारे बड़े अट्रैक्टिव है, जान है जहान है, जान भी संभालनी है, जान भी संभालना है, अवसर है आपदा है, आपदा से अवसर ढूंढना है। और मेरा अपना ये कहना कि हर चुनौती एक उन्नति दे, हर उन्नति चुनौती लेकर के आती है। अतः उन्नति भी समझनी है और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना है। अपने आप को सबसे पहले बचा के रखना है। आपके घर के जो अग्रज है, जिनके साथ में आपने सने के सूत्र बनाए हैं, उनका पूरा ध्यान रखें, उनका पूरा ध्यान रखें। सिर्फ ये नहीं कि आप, अब जो हमारे प्रेम के सूत्र बने हैं, सारे रिश्तेदारों से, सारे मित्रों से हमने ढूंढ के जिनसे बातें की इन 50 दिनों में, वो आगे हमारी जारी रहनी चाहिए। ये टाइम पास नहीं था, ये टाइम पास मत समझिएगा कि सबसे बातें कर ली, अब तो वापस दुनिया में वैसी भागदौड़ हो सकता है, उससे भी तीव्र हो सकती है साल 2 साल 3 साल बाद में। पर जो संदेश आए हैं बड़े स्पष्ट आए हैं, हमने जीने को बहुत अच्छे से ढंग से देखा है और जीवन का अर्थ समझा है। आइए इस लॉकडाउन में सीखा है, उसकी सुध लेते हुए हम आगे बढ़े। तन मजबूत रखें, मन मजबूत रखें, धन की सुरक्षा करें। महत्व इसका नहीं है कि हमारे पास कितना, महत्व इसका नहीं है हमारे पास कितना है, महत्व इसका है जो कुछ हमारे पास है उसका हम उपयोग क्या करते हैं, उसका उपयोग क्या करते हैं, उसका महत्व है। भरी रहेगी, अलमारियां भरी रहेगी। आज समय उपयोग करिए। तन है तो तन दीजिए, मन है तो मन दीजिए, धन है तो धन दीजिए। गुरु के पास एक और जाके बोला, गुरुदेव कुछ करना चाहता हूँ, गुरुदेव कुछ करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, वत्स क्या करना चाहते हो? बोले, गुरुदेव सेवा करना चाहता हूँ। बोले, वत्स बहुत सुंदर विचार है, सेवा परमो धर्म, सेवा ही तो जीवन है, अतः सेवा जरूर करो। पर गुरुदेव मैं नहीं जानता सेवा किससे करूं, गुरुदेव मैं ये नहीं जानता सेवा किससे करूं। गुरु कहते हैं, वत्स अगर तू लक्ष्मी पुत्र है, माँ लक्ष्मी की तुझ पे कृपा है, तो तू धन से सेवा कर, तू धन का दान कर, धन से सेवा कर। शिष्य ने गर्दन झुका ली। गुरुदेव बोले, मैं समझ गया, तेरे पास माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है। क्या माँ सरस्वती की कृपा है? यदि माँ सरस्वती की कृपा है तो तू मन से सेवा कर, विचारों से सेवा कर, मार्ग दिखा, लोगों का मार्गदर्शन कर, उन्हें राह बता। शिष्य ने फिर गर्दन झुका ली। बोल, गुरु कहने लगे, मैं समझ गया, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है तेरे पे, की कृपा नहीं है तेरे पे। क्या माँ दुर्गा की कृपा है? अगर माँ दुर्गा की कृपा है तो तन से सेवा कर, श्रमदान कर, श्रमदान भी तो सेवा है। श्रमदान कर, उनकी जरूरत हो वहां खड़ा हो। तू देख कहीं भवन का निर्माण हो रहा है तो उसका मुखिया बन जा, करना कुछ नहीं है पर उसके निर्माण को देख, वो तन की सेवा है, तो तू तन की सेवा कर। तो गुरुदेव बोले, मैं समझ गया वत्स,
माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है तेरे पे, तू धन से सेवा नहीं कर सकता। माँ सरस्वती की कृपा नहीं है तेरे से, तू मन से भी सेवा नहीं कर सकता। माँ दुर्गा की कृपा भी नहीं है तुझ पे, तू तन से भी सेवा नहीं कर सकता। बस चिंता की बात नहीं है। धन नहीं दे सकता, मन नहीं दे सकता, तन नहीं दे सकता, कोई बात भी तू शुभकामना तो दे सकता है, सद्भावना तो दे सकता है, सहयोगी तो बन सकता है, विश्व कल्याण की बात तो कर सकता है। तो तू यदि सद्भावना भी देगा तो सेवा ही है। अतः साथियों, ये अवसर है, हम तन मन धन तीनों से सेवा का कार्य करें। जितना हमसे बनता है वो करें, उतना नहीं कर तो शुभकामना की बात करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, इस कामना को करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हमारा घर परिवार, हमारे मित्र रिश्तेदार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, पूरी मानवता ये सुखी हो। तन मन धन तीनों जो जिस रूप में बनता है उसकी सेवा करिए और कर भी रहे हैं। समाज इन सब चीजों में बहुत आगे रहता है, खूब सेवाएं हो रही है, खूब सेवाएं हम कर रहे हैं, पर सेवा का कोई अंत नहीं होता है। बहुत अवसर आगे आएंगे जिसपे हमको लगातार सेवा करनी। ये सोच करके रुकना नहीं है कि अभी कर दिया तो आगे क्या करेंगे, या ये सोच के भी मत ठहरिए कि आगे कर देंगे, अभी नहीं करना है। जो आज कर सकते हैं आज करिए, जो भविष्य में करनी होगी वो भविष्य में करेंगे। बुरी बात ये है कि समय खराब है। बुरी बात ये है कि समय खराब है, पर अच्छी बात ये है कि समय है। अच्छी बात ये है कि अभी भी समय है। हम तो है ना, अभी हैं तो समय अच्छा ही होगा। विषय पूर्णतः समाप्ति की ओर ले जाते हुए इस निवेदन, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, तन मन धन को मजबूत करिए, परिवार से संपर्क जोड़िए, स्नेह के रिश्ते बांधिए, पूरी मानवता के कल्याण ये करे, सामाजिक संगठनों को नए ढंग से आगे ले जाइए। एक छोटी सी बात जो मैंने आज ही लिखी है आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। 4 पंक्तियां संदर्भ की जो लिखी गई है वो आपको देना चाहता हूँ। निर्माण पृष्ठ पर नई पंक्तियां नए सूत्र से लिखनी है। निर्माण पृष्ठ पर नई पंक्तियां नए सूत्र से लिखनी है। समय परीक्षा कर लेगा, अब शक्ति हम में कितनी है। निर्माण पृष्ठ पर नई पंक्तियां नए सूत्र से लिखनी है। समय परीक्षा कर लेगा, अब शक्ति है। विपरीत परिधियां तोड़ हमें अनुकूल मार्ग बनाना है। विपरीत परिधियां तोड़ हमें अनुकूल बनाना है। भविष्य का भवन शिखर चढ़े, नींव को फिर मजबूत लगाना है। हमें वापस इस नींव को से आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी का विषय को समाप्ति की ओर पूर्णतया ले जाते हुए आभार व्यक्त करूंगा आप उन सभी का जिन्होंने मुझे मन से सुना है। आभार व्यक्त करूंगा मेरे उन साथियों का जो लगातार मेरे आए जुड़े रहते हैं। कुछ बंधु, कुछ भाई बहन तो ऐसे हैं जो कि मेरे हर वेबिनार में रहते हैं। कई बार उन्हें लगता भी होगा, मुझे लगता है कि पर उन्हें आनंद आता है, तो मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। खास करके भाई जय किशन जी सारडा, नवीन, शालू, विनीता जी, ये वो लोग हैं जो में रहते हैं। भाई अजय, भाई अनिल, भाई नारायण, आप सबके साथ स्नेह के सूत्र बंधे हुए हैं। आपका साहस मुझे मिलता है। बहुत विशेष आपको भाई विजय जी, दीपक जी, नारायण जी, आप सब ने इस आयोजन को एक सुंदर रूप दिया। भाई राजकुमार जी, आप लगातार आगे बढ़ रहे, इन कार्यों को इस तरह आगे बढ़ाएं। महासभा का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस तरह के माहौल को निर्मित कर रही है। ये पत्रिका सुंदर ढंग से प्रकाशित हो रही है। में हमें इसी तरह के सब कार्य करने पड़ेंगे। पुनः आप सबका निवेदन, पुनः आप सबका अभिवंदन, पुनः आप सभी का अभिवादन। आइए विश्व की ओर नए ढंग से चले। जय महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।